आपके लिए 20 क्वेश्चन का एक सेट जो कि सोशियोलॉजी यूजीसी नेट पेपर के इम्पॉर्टेंट है उसके हिसाब से लेकर आई हूँ। ये 2012 का पेपर है आपके लिए। और विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं अपने क्लास को। निर्जाति कार्यप्रणालीवेताओं के अनुसार लोग किस प्रकार के तर्क का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर है व्यवहारिक तर्क, क्योंकि समाजशास्त्र में व्यवहारिक तर्क का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। और जहाँ तक इसकी बात है तो हम बता दें कि आगमनात्मक तर्क जो होता है वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है, निगमनात्मक तर्क जो होता है वो स्पेसिफिक टू जनरल होता है। और किसी तर्क का उपयोग नहीं करते तो ये आंसर ही नहीं है, तो ये नहीं होगा। व्यवहारिक तर्क का उपयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इसमें आगे आपका ये वाला आंसर व्यवहारिक तर्क का प्रयोग करते हैं। ठीक है। सी संवादात्मक विश्लेषण निम्नलिखित पद्धतियों में से किसका भाग है? तो इसमें आएगा आपका निर्जाति कार्य पद्धति। अब क्यों निर्जाति कार्य पद्धति है तो इसके लिए मैं बताने जा रही हूँ। निर्जाति कार्य पद्धति है, इसका आंसर है निर्जाति कार्य पद्धति। क्यों है इस देखिए कैसे है। देखिए प्रघटना शास्त्र में क्या होता है? प्रघटना शास्त्र में मतलब कि लोक विधि विज्ञान, इसका अध्ययन किया था गारफिंकल महोदय ने। ठीक है, सॉरी गॉफमैन ने। तो गॉफमैन ने इसका प्रयोग किया था। इसको कहते हैं एथनोमेट्रोलॉजी। इसमें क्या करते हैं? लोक विधि विज्ञान अर्थात लोगों के शास्त्रों को मतलब कि जो घटनाएं उनके बीच घटित होती हैं उसका अध्ययन किया जाता है। वेस्टर्न हिंद में क्या करते हैं? इसके जनक कौन है? मैक्स वेबर महोदय हैं। और इसमें उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से हम समाज के मतलब जो कि समाज में होता है इसको व्याख्यात्मक बोध या समझ या उससे उन्होंने समझ से संबंधित किया है। ठीक। संरचनावाद क्या है? क्लाउड लेवी स्ट्रास हैं, या इसके अंतर्गत जो राइटर है मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन इसमें संरचनावाद में संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है जो किस प्रकार से कार्य प्रणाली के रूप में कार्य कर रही हैं उसका अध्ययन किया जाता है। और यहाँ पे पूछा संवादात्मक, तो संवादात्मक विश्लेषण का प्रयोग कौन करता है? निर्जाति कार्य प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्जाति कार्य प्रणाली का प्रथम बार प्रयोग कब हुआ था? तो निर्जाति का अध्ययन हुआ था 1940 के दशक में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा आधुनिक समाज में आत्मस्वा उसी प्रकार से पवित्र वस्तु बन जाता है जैसे कि प्राचीन समाजों के सामूहिक प्रतीक का। तो ये विचार आपका दिया है मिड ने। क्यों दिया है? देखिए ध्यान से देखिएगा। आत्मस्वा, हम इसे समझ जाते हैं कि ये कौन है? मिड है। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी में इन्होंने दिया है। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी इनकी बुक है, इसमें उन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत किया। अब ये देख लीजिए कि आधुनिक समाज में बात कर रहे हैं। आधुनिक समाज में आत्म और स्व उसी प्रकार से पवित्र वस्तु। आत्म स्व को पवित्र किसने माना है? मिड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दी सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी के लेखक कौन है? तो बर्गर तथा लाकमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यही क्वेश्चन सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, तो इसके होंगे आपके लैकमैन, बर्गर एवं लैकमैन। फिर फिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, इसके हो गए अल्फ्रेड सूज। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, इसके हो गए स्टडीज इन एथनोमेट्रोलॉजी गारफिंकल। ये थोड़ा ब्रश नहीं पहुँच रखा। हाँ, इसके आपके हो गए गारफिंकल और इसके हो गए आपके गॉफमैन। ठीक है, ये इसका आंसर देख लीजिए। ये इसमें आएगा आपका ये सी तीसरा 3 4 2 2 1 2 आया ना। स्टडीज इन एथनोमेट्रोलॉजी गारफिंकल। 9 प्रकारवाद समाज के विवरणात्मक मॉडल के साथ कार्यशील रहता है जो कि समाज को उन घटकों जो कि एक पैटर्न बनाते हैं संगठित करता है। तो उसके कौन है? 9 प्रकारवाद की बात करते हैं अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन समाजशास्त्र में थियोरेटिकल लॉजिक नामक पुस्तक किसकी है? तो ये भी हमारी कौन है? ये भी हमारे आ जाते हैं अलेक्जेंडर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 9 प्रकारवाद को किन समस्याओं की ज़रूरत थी जिससे वो कि विजयी हो सके? तो किसकी थी? ए बी दोनों की, क्योंकि ये प्रतिव्यक्तिवादीवाद और आदर्शवाद दोनों की बात करता है। और परिवर्तन विरोध और अनुभविक विरोध पूर्वाग्रह। सिद्धांतवादियों का समीक्षात्मक संप्रदाय आर्थिक निश्चयवाद और आर्थिक सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं को
संतुलन किस प्रकार ठीक करता है? तो आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र पर केंद्रित होकर नहीं, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र पर केंद्रित होकर नहीं करता है, ऐतिहासिक भी नहीं करता है। इसका आंसर होगा ये सांस्कृतिक, ये और ये इसमें नहीं करता है, क्योंकि उत्पादन के क्षेत्र में, क्योंकि ये एक ही बात कर रहा है, एक क्षेत्र, ये भी एक क्षेत्र की पुराने क्षेत्र की। और सामाजिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र पर कैसे? पॉसिबल ही नहीं है, नहीं होगा, क्योंकि इसकी बात यहीं पर हो रही है। तो आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र पर जब तक ध्यान नहीं होगा तब तक उसका मतलब कि संतुलन असंतुलन बना रहेगा। इसलिए संतुलन बनाने के हमें आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित होगा। 9 मार्क्सवादियों के अनुसार किसी भी सामाजिक परिवर्तन के विरुद्ध तर्क वितर्क के लिए मानव स्वभाव के बारे में किन विचारों का बहुधा उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है हमारा दोनों, क्योंकि हमारे स्वभाव लोभ और हमारे प्राकृतिक लंघन और हिंसा की हमारी प्रवृत्ति। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने संरचना को सामाजिक दुनिया का मॉडल समझा और उसे संरचनावादियों में वास्तविक नहीं समझा? तो इसका आंसर है हमारा क्लाउड लेवी स्ट्रास। संरचनावादियों ने वास्तविक नहीं समझा है इनको। संरचना, इन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया था जिसमें मस्तिष्क की बात की है, आपने पढ़ा होगा, और इन्होंने किंगशिप की अवधारणा भी दी है, माइथोसिस दिए हैं, जिसको मिथ्याकरण सिद्धांत भी बोलते हैं, तो इसकी भी बात करते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है निम्न में से कौन अपनी डिकंस्ट्रक्शन की अवधारणा, डिकंस्ट्रक्शन से ही हम खुद जानते हैं कि इसके लेखक कौन है? डेरिडा है। डेरिडा ने डिकंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी की बात की है, रिकंस्ट्रक्शन की बात की है। इसमें उन्होंने भाषा को अव्यवस्थित माना है और अस्थिर भी माना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे आपको मिस्टेक है, थोड़ा सा 1 मिनट, ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर संरचनावाद के संदर्भ में किसने तर्क दिया कि स्टेज मंच पर जो कुछ भी होता है वह प्रतिरूपित करता है? तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक भी हमारे डेरिडा हैं। कौन है? डेरिडा है, क्योंकि प्रतिरूपित करने का यूज़ भी इन्होंने किया है। मिशेल फूको नहीं होंगे, गिडिंग्स नहीं होंगे और डिन नहीं होंगे। ठीक है, डिन के बारे में तो आई डोंट नो, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, बट आप गूगल कर सकते हो। मैं भी इसके बारे में थोड़ा जानकारी दूंगी, लेकिन वो पूछता नहीं है, तो इसके बारे में नहीं बात करते हैं। गिडिंग्स की बात करें तो इन्होंने जगरनॉट बेलगामी इंजन की बात की है, इन्होंने रिफ्लेक्स सोसाइटी की बात की है, इन्होंने रनअवे वर्ल्ड की बात की है, इन्होंने बहुत से दिए हैं। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोशियोलॉजी दिया है, इन्होंने मतलब कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी दिया है, बहुत सी किताबें दी हैं। ठीक, आप फूको की बात करें तो इन्होंने डिसिप्लिन एंड पनिश, ठीक है, और इन्होंने शक्ति व्यक्ति और इंडोलॉजी की बात की है। नीचे से प्रभावित होकर अपने सिद्धांतों को इन्होंने दिया है। डेरिडा जो है वो 3 चीज़ों की यहाँ पर मैंने बता दिया, 3 चीज़ों की बात करते हैं। इसकी डिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, भाषा की बात करती हैं अपनी इस पुस्तक में। उन्होंने प्रतिरूपित समाज के बारे में बताया, स्टेज मंच पर जो कुछ भी होता है वह प्रतिरूपित करता है, प्रतिरूपित अर्थात प्रभावित करता है वास्तविक जीवन को। तो हो सकता है ये रियलिटी उनके अनुसार ये है। इंस्ट्रक्शन सिद्धांत में एजेंसी तथा संरचना का एकीकरण किसने सुस्पष्ट किया है? ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एंथनी गिडिंग्स। स्ट्रक्चरेशन सिद्धांत, स्ट्रक्चरेशन, देखिए हिंदी में थोड़ी सी प्रॉब्लम यही आती है, आप स्ट्रक्चरेशन लिखा है तो थोड़ा सा पढ़ने में लिंग्विस्टिक अप्रोच में आपको दिक्कत होगी, बट यही है आपका मिस्टेक्स। अगर आप इसको दूर कर लेते हो तो आप पेपर में अच्छे नंबर्स स्कोर कर सकते हो। लगभग 80 मार्क्स आप ले आ सकते हो अपने एग्ज़ाम में, अगर आपने प्रयास कर लिया तो। अगर आपने प्रयास कर लिया तो आप 80 मार्क्स, अगर 80 का हम डिवाइड करें तो हमारा आ जाता है 160 नंबर। 160 से आप 180 तक आप ला सकते हो, अगर आप थोड़ा सा लिंग्विस्टिक समझ लो। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चरेशन सिद्धांत, अब स्ट्रक्चरेशन सिद्धांत जो है केवल इसमें से एंथनी गिडिंग्स नहीं दिया है, में एजेंसी और संरचना का एकीकरण, और एजेंसी और संरचना का एकीकरण की बात भी कौन करता है? एंथनी गिडिंग्स करते हैं। कैसे? मिशेल फूको नहीं बात करते हैं। क्यों नहीं बात करते हैं? क्योंकि इन्होंने विभिन्न प्रकार के फील्ड अपनाया है। इन्होंने डिसिप्लिन एंड पनिश अपनाया है, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन अपनाया है, और भी अप्रोचेस अपनाए हैं, शक्ति व्यक्ति और से प्रभावित हैं ये। ठीक, डेरिडा का मैंने बताया था, इन्होंने डिकंस्ट्रक्शन अपनाया, प्रकृति समाज अपनाया। ठीक है, और गिडिंग्स की बात करें तो गिडिंग्स ने बहुत सी चीज़ें दी हैं। तो और स्ट्रक्चरेशन की बात करते हैं, स्ट्रक्चरेशन सिद्धांत में एजेंसी और संरचना, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसने आधुनिकता की उन्नत अवस्था का वर्णन करने के लिए जगरनॉट का प्रयोग किया? देखिए, जगरनॉट का प्रयोग कौन करता है? एंथनी गिडिंग्स। मैंने पहले ही आपको ये बता दिया था कि जगरनॉट का यूज़ किसने किया है? एंथनी गिडिंग्स ने। ठीक, फिर निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है? भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है। तो विविधता का सूचक कौन नहीं है इसमें से? वर्ग जो है हमें विविधता नहीं दिखाता है। वर्ग हमें विविधता नहीं दिखाता है। प्रजाति हमें विविधता दिखाती है, क्योंकि ये जाति हो गई, उसमें एक अलग सी हो गई, ये सब जाति, प्रजाति, धर्म, ये सब हमें क्या करते हैं? अलग अलग धर्म के हैं भैया, अलग अलग धर्म के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को अलग दृष्टि से, वैश्य को अलग दृष्टि से, सबको देखना। भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है। सांस्कृतिक पूछ रहा है, सांस्कृतिक में ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। वर्ग नहीं आएगा, क्योंकि वर्ग को शिक्षा आदि आदि विभिन्न चीज़ों से बांट दिया गया है। जैसे कि कौन कौन से वर्ग आते हैं? हमारे 3 वर्ग आते हैं, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग। उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, यही 3 वर्ग आते हैं। बाकी अगर हम डायमंड थ्योरी की बात करें डेरेंडाफ की, तो उनकी अलग आती है थ्योरी। ठीक है, किसने भारतीय संस्कृति की विविधताएं स्पष्ट की और डाइवर्सिटीज़ नामक पुस्तक लिखी? तो डाइवर्सिटीज़ किसकी है? डाइवर्सिटीज़ आपकी है डीपी मुखर्जी की। डीपी मुखर्जी की आपकी आ जाती है डाइवर्सिटीज़। पीपल ऑफ इंडिया नामक विस्तृत कृति किसने संपादन किया? पीपल ऑफ इंडिया किसकी है? आपकी के एस सिंह की कौन सी आती है आपकी? पीपल ऑफ इंडिया किसकी है? के एस सिंह की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जीएस घुरिया की कृतियाँ कौन सी हैं? तो जीएस घुरिया की कृतियाँ इसमें से कौन सी हैं? ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया, सिटीज़ एंड सिविलाइजेशन, कल्चर एंड सोसाइटी और इंडियन साधुस। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं इनमें से कौन कौन सी किताब घुरिया जी की है। तो इसमें सबसे पहले इंडियन साधु जो है वो जीएस घुरिया की है। ठीक है, कल्चर एंड सोसाइटी। अब देखिए चौथी तो किताब है, अब हम देख सकते हैं ऑप्शन में चौथा सब में दिया हुआ है। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं कि जो चौथा क्वेश्चन है वो सब में है। कल्चर एंड सोसाइटी भी इन्हीं की है। सिटीज़ एंड सिविलाइजेशन भी इन्हीं की किताब है। ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया इनकी किताब नहीं है, वो किसी अन्य राइटर की किताब है। आप कमेंट करके बताइए ये किताब किसकी है। बड़े ही सरल क्वेश्चन है, आप बता सकते हो कि ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया किसकी बुक है। देन यू हैव गिव योर आंसर, देन आई एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स। जब आप इसको कमेंट करके बता दो कि ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया, आपका ये होमवर्क है, आप इसे नोट डाउन कर लो। ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया किसकी बुक है? और इसका आंसर हो जाएगा सी है हमारा, सिटीज़ एंड सिविलाइजेशन, कल्चर एंड सोसाइटी, इंडियन साधु, सब जीएस घुरिया की किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया यहाँ पे, एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, जीएस घुरिया और बी.आर. अम्बेडकर। अब देखिए यहाँ मैंने 20 क्वेश्चन बोला है। ठीक है, मैं 20 क्वेश्चन पे रुक गई, मैं उसके आगे नहीं बताऊँगी। अब यहाँ बात कर लेते हैं, क्योंकि हम 2024 में आप पेपर देने जा रहे हैं। अभी रिसेंटली जो पेपर आया था, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा आप। अभी रिसेंटली पेपर आया था, उस पेपर में पैटर्न चेंज हो गया। कोई बात नहीं, पैटर्न चेंज हो गया। बहुत से बच्चों ने दिया था, हाँ, तो उनमें से किसी का भी जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हुआ और ना ही नेट हुआ। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने दिया था, ऐसा तो है नहीं कि कमी बच्चों ने दिया था, बहुत सारे बच्चों ने। सोशियोलॉजी के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं और उन्होंने सब ने ही भरा था, और उनमें से बहुत से कम बच्चों ने क्वालिफाई किया, और जिन्होंने नहीं क्वालिफाई किया वो अगले अटेम्प्ट की तैयारी करें। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पैटर्न जो है वो बहुत बदल गया है। पैटर्न ने ब्रॉड वे ले लिया है, मतलब कि अब आप ये किताबें पढ़ रहे हो, अब उस किताबों के साथ आपको सन भी पूछेगा। अब पेपर सॉल्विंग तो मैं इस तरह करा रही हूँ तो आपको कम समझ में आ रहा हो, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे करत अभ्यास जड़मती होते सुजान। जड़मती क्या होती है? सुजान हो जाती है। परत जात सिल पर पड़ते हैं, तो उससे क्या होगा, आपको धीरे धीरे आपका बढ़ेगा। मैंने आज इस तरह बताया है, कल मैं आपको उसका समय याद करा दूँगी। और मैं एक शॉर्ट वीडियो भी ला रही हूँ थिंकर्स में, तो आप उसको भी देख सकते हो, और जो चीज़ ना समझ में आए आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
थैंक यू सो मच।